ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मांडिया। उसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर सिपुन भाई अपने मम्मी पापा के साथ नानी घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और उन्होंने बोला था कि तुम लोग 4 बजे तक रेडी रहना, मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा और फिर हम नानी घर के लिए निकल जाएंगे। अब सिपुन के नानी का घर उनके घर से कोई 45 किलोमीटर दूर कोस्था गांव में पड़ता है और जिस समय की ये घटना है उस टाइम पर रोड की कंडीशन काफी खराब थी। अब इसी कारण इन दोनों गांवों के बीच की दूरी तय करने में कोई 2 घंटे का समय लगता था। अभी यहाँ सिपुन और उनकी मम्मी सिपुन के पापा का वेट कर रहे थे। शाम के 4 से 6 बज गए पर सिपुन के पापा घर वापस नहीं लौटते और भाई साहब यहीं से एक बहुत ही खौफनाक वारदात की नींव रख दी गई थी। आज की वीडियो मरून फाइल्स के सबसे डरावने स्टोरीज में से एक है। आप सब लोग कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जिसे इमेजिन करके आपकी रूह थरथरा जाएगी एकदम। मैं खुद इस कहानी को रात के 1:30 बजे पढ़ रहा था और कहानी खत्म होते होते मैं ना एकदम अनकंफर्टेबल सा हो गया। अभी आप लोग भी वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या फील हुआ। मैं इतना बोल रहा हूँ तो कुछ तो होगी ना बात इस वीडियो में। खैर अभी आप सिपुन भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सिपुन बताते हैं कि भैया ये घटना तब की है जब मैं 8 साल का था। उस टाइम पर मैं अपने मम्मी पापा के साथ मनीदा गांव में जो हमारा घर है वहां पर रहता था। अब एक दिन इनका नानी घर जाने का प्लान बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके पापा ने बोल के रखा था कि मैं 4 बजे तक घर आ जाऊंगा और फिर बाइक में बैठ के हम तीनों चलेंगे नानी के घर। पर ऐसा होता नहीं है। इनके पापा को घर आते आते शाम के 7:30 बज जाते हैं। अब शाम के 7:30 बजे जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने पहले जाके अपना हाथ मुंह धोया और घर से निकलते निकलते इनको 7:45 हो जाते हैं। सिपुन के पापा बाइक चला रहे थे, बीच में सिपुन बैठा हुआ था और उसके पीछे मम्मी। अब चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था तो इसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि ठीक है इस समय भी अगर हम निकलेंगे तो 2 घंटे में पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां से सिपुन के पापा बाइक स्टार्ट करके कोस्था गाँव की ओर बढ़ने लगते हैं। कोस्था में सिपुन की नानी जी का घर है। अब देखो इनको ऑलरेडी लेट हो चुका था तो करीब 30-35 किलोमीटर राइड करने के बाद ये लोग ना एक डाइवर्जन पे पहुंचते हैं। उस डाइवर्जन से 2 रास्ते जा रहे थे। एक तो हाईवे होके जो कि बारीपाड़ा की तरफ से जाता है और दूसरा रास्ता था जंगल के बीच से होते हुए। कोई 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच था जंगल का और फिर जंगल खत्म होने के 5 किलोमीटर के बाद कोस्था गांव पड़ता है। वहां डाइवर्जन पर सिपुन के पापा ने मोटरसाइकिल रोकी और उसकी मम्मी से पूछा कि क्या करना चाहिए, हाईवे लेके चले या फिर इधर से निकल जाए। अब यहाँ सिपुन की मम्मी ना थोड़ी दुविधा में पड़ जाती है। वो बोलती हैं कि आपको जैसा ठीक समझ आ रहा है कीजिए। तब सिपुन के पापा बोलते हैं कि देखो ऐसे ही हम लोग को बहुत लेट हो गया है, अगर हम जंगल वाले रास्ते से निकलते हैं तो आधे घंटे पहुंच जाएंगे गांव, पर अगर हाईवे लिए तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तब सिपुन की मम्मी ने बोला कि ठीक है फिर इधर से चल लीजिए। अब देखो यहाँ इतनी दुविधा इसलिए थी क्योंकि दिन के टाइम में भी उस जंगल के अंदर ना सनलाइट नहीं पहुंचती थी, बहुत अंधेरा रहता था और काफी कम लोग जो वहां के ट्राइब्स थे वहीं उस रूट से आया जाया करते। एक फैक्टर और भी था कि उस वक्त दिसंबर का महीना था, ऐसी ठंड पड़ रही थी बहुत ज्यादा और सिपुन के पापा इसी कारण से हाईवे अवॉइड करना चाहते थे कि यार इतने ठंड में हम इस समय जा रहे हैं, ठंड वंड लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, कोहरा भी पड़ा होता है और विजिबिलिटी की भी दिक्कत है। तो यही सब फैक्टर कैलकुलेट करके उन्होंने मोटरसाइकिल जंगल की ओर घुसा दिया। अब इस बीच जो सिपुन की मम्मी थी वो सिपुन के मामा को कॉल करती है। कॉल करके बोला कि हम अभी उस जंगल वाले रास्ते से आ रहे हैं, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। अब देखो यहाँ सिपुन की मम्मी मामा से बात करने में बिजी हैं, पापा का ध्यान मोटरसाइकिल चलाने में है क्योंकि इनके मोटरसाइकिल के लाइट सोर्स के अलावा और कोई भी लाइट नहीं था उधर। और इस बीच सिपुन पता है क्या करता है, ये ना अपना मुंह सीधा नहीं रखता, मतलब पापा की पीठ की तरफ नहीं रखता, वो अपना गर्दन घुमा के जंगल की ओर देख रहा था। अब धीरे धीरे इसके पापा मोटरसाइकिल चला रहे थे और इसी बीच सिपुन की नजर जो जंगल वाली रोड थी उससे कोई 50-60 मीटर अंदर पड़ती है। ये देखता है कि इनके मोटरसाइकिल के पैरेलल में एक वाइट साड़ी पहनी हुई औरत इनके साथ साथ चल रही है, पर वो अभी मोटरसाइकिल से थोड़ी दूर थी जंगल के अंदर। अब चूंकि बहुत अंधेरा था और इसी वजह से वो वाइट जो कपड़ा पहन रखा था उस औरत ने वो पूरा ग्लो कर रहा है। सिपुन थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है और फिर पापा को बोलता है कि पापा वो देखो उधर परी उड़ रही है। सिपुन बताते हैं कि बचपन में मुझे मम्मी ने परियों की कहानी सुनाई थी, उन परियों के पंख होते हैं और वो उड़ती हैं। तो सिपुन को यही लगा कि वो कोई परी उड़ रही है साथ साथ में।
अब जैसे ही सिपुन ने ये बात पापा को बोली ना कि उधर परी उड़ रही है, इसकी मम्मी ने ये आवाज सुनी। उन्होंने पूछा सिपुन से कि बेटा कहाँ है परी, और तब सिपुन ने उस औरत की तरफ अपनी उंगली पॉइंट आउट की। सिपुन की मम्मी घूम के देखती हैं उसकी ओर, और इन्होंने तुरंत सिपुन का जो हाथ उसकी तरफ पॉइंटेड था ना, उसे नीचे कर दिया, और उसके साथ ही अपने दूसरे हाथ से सिपुन की आंखें बंद कर ली। और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने पति को बोला कि सुनिए, मोटरसाइकिल थोड़ा तेज चलाइए, क्योंकि सिपुन की मम्मी समझ चुकी थी कि वो कोई परी वरी नहीं है। अब सिपुन यहाँ मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या हुआ, मेरी आंख ऐसे क्यों बंद कर रही हो। तब उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं तुझे ऐसे ढक के रख रही हूँ। अब वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ते ही अचानक इनको अपने मोटरसाइकिल के पीछे से कुछ फटने की आवाज़ सुनाई देती है। भाई साहब, यहाँ पर इनके मोटरसाइकिल का पीछे वाला टायर जो है ना, वो एक जंगली कांटे से लग के पंक्चर हो गया था। अब जैसे इनको ये बात रियलाइज हुई, सिपुन की मम्मी का चेहरा एकदम डल पड़ जाता है। अब जो सिपुन के पापा हैं वो अक्सर अपनी मोटरसाइकिल से काम के सिलसिले में बहुत लंबी दूरी जाया करते हैं, और इसी चक्कर में वो पंक्चर बनाने का सामान और जो मोटरसाइकिल में छोटे मोटे फ्यूज और तार लगते हैं वो सब कुछ अपने साथ लेके चलते हैं। उसके पापा ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग साइड में खड़े हो जाओ, मैं पंक्चर बनाता हूँ अभी। इन्होंने अपने बैग से एक टॉर्च निकाल के सिपुन की मम्मी को दिया कि ये टॉर्च उधर दिखाते रहना जहाँ मैं पंक्चर बना रहा हूँ। अब जब यहाँ सिपुन की मम्मी ने वो टॉर्च अपने हाथ में पकड़ा तो उनका हाथ धीरे धीरे कांपने लगा। उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ लिली, ऐसे डर क्यों रही है। सिपुन की मम्मी का नाम लिली है। तब वो लिली बोलती हैं कि नहीं कुछ नहीं, आप पंक्चर बनाइए, कुछ नहीं हुआ। और वो सिपुन को अपने गोद में उठा लेती है। अब यहाँ पर सिपुन के बाबा पंक्चर बनाने लगे, और सिपुन बताते हैं कि इसी वक्त मेरे कान के नीचे से एक बहुत ठंडी हवा पास हुई। अब जहां पर इनकी मोटरसाइकिल खराब हुई थी, उससे थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड साइड में एक पगडंडी जैसा रास्ता जंगल के और अंदर जाता है। सिपुन बताते हैं कि जैसे ही वो हवा मेरे कान के नीचे से पास हुई ना, हम सबको उस पगडंडी की तरफ से चूड़ी और पायल के खनकने की आवाज सुनाई दी। पूरा जंगल एकदम शांत था, बस यह वहीं चूड़ी और पायल की आवाज आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद ही हमने देखा कि उस पगडंडी से एक औरत बाहर निकल के आई है जंगल वाले मेन रोड पे। अब चूंकि हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट थी और उसका लाइट का फोकस डायरेक्ट उधर ही पड़ रहा था, तो उस औरत को ये सब लोग एकदम साफ साफ देख पा रहे थे। उसका सर नीचे की तरफ और बाल आगे चेहरे पे। उसने चूड़ी पहन रखी थी और पैर में अलता लगा रखा था। अलता, जिसको नहीं पता, एक रेड कलर का श्रृंगार जैसा होता है जिसको पैरों में औरतें लगाती हैं। और वो एकदम धीरे धीरे अपने पैर को घसीटते हुए हमारी ओर आ रही थी। वहां सिपुन की मम्मी ने उसके पापा के पास जाके एकदम धीरे से बोला कि कुछ बोलिएगा मत, आप चुपचाप पंक्चर बनाइए, कुछ ध्यान मत दीजिएगा, कुछ टोकिएगा मत एकदम आप। अब इस जगह पर इनकी मोटरसाइकिल खराब हो रखी है, सब लोग यहीं पर खड़े हैं, और वो औरत धीरे धीरे इनकी तरफ आते हुए इनके पीछे से होके रोड की उल्टी साइड पर जाने लगी। उसका सर अभी भी नीचे ही था। अब जैसे ही वो औरत इनके पीछे से क्रॉस हो रही थी ना, ये सब लोग भाई एकदम कांप गए। जब वो थोड़ी दूर पर गई तब सिपुन के पापा बोलते हैं कि चलो मोटरसाइकिल अब ठीक हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। ये लोग तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठ के वहां से आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर सिपुन की मम्मी उसे गोद में लेके बैठी हुई थी, और पता नहीं सिपुन को क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ना ये जोर जोर से रोने लगा एकदम। और ये उस लड़की को देख के लगातार रोए जा रहा है। सिपुन की मम्मी उसे बार बार चुप करा रही है कि चुप हो जा, चुप हो जा, पर सिपुन यहाँ चुप होने का नाम ही ना ले। अब थोड़ी देर के बाद सिपुन देखता है कि वो औरत उल्टी साइड ही खड़ी थी, और थोड़ी देर के बाद ही उसका गर्दन 360 घूम जाता है उनकी मोटरसाइकिल की तरफ। और भाई ऐसे गर्दन घूमते ही वो एकदम जोर से चिल्लाने लगी, और ऐसे चीखने के बाद वो उनके मोटरसाइकिल के पीछे भागने लगी। भाई जैसे ही सिपुन के पापा को ये चीज रियलाइज हुई, उन्होंने मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज कर दी।
और कोई 4-5 सेकंड के बाद ही वो औरत इनके मोटरसाइकिल के ठीक ऊपर फ्लोट कर रही थी। सिपुन बताते हैं कि उसकी नजर मेरे ही पे थी और वो लगातार चिल्लाए जा रही थी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरा वहीं पैंट में ही सुसु हो गया। अब ये सब देख के मेरी माँ, हमारी कुल देवी जिनका नाम है गंधेशवाई, उनका नाम जपने लगी जोर जोर से, और थोड़ी देर के बाद ही वो औरत ऊपर से गायब हो गई। अब उसके गायब होते ही सिपुन के पापा भी मोटरसाइकिल तेजी से भगाने लगे। कुछ देर के बाद ये लोग जंगल क्रॉस करते हैं और जंगल क्रॉस करने के बाद जो पहला गांव आता है, उस गांव के बॉर्डर से कोई 2 मीटर पहले इन्होंने देखा कि भाई सेम वही औरत वहां रोड के साइड पर खड़ी हुई है। उसके बाल अभी भी चेहरे पर थे और वो एक टक खड़े होके हमारी मोटरसाइकिल की तरफ ही देख रही थी। और जैसे ही ये लोग गांव के बॉर्डर के थोड़ा और करीब पहुंचे, भाई वो औरत इनके रीजनल लैंग्वेज में एक लाइन बोलती है। वो बोलती है कि तुमो बिलथारू के ही बांचिकी जिबेनी आई थू, मतलब तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अब ये लाइन सुन के सिपुन के पापा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर सिपुन की मम्मी ने दोबारा अपनी कुल देवी का नाम लेना स्टार्ट किया। इसके पापा ने बजरंग बली को याद करते हुए उनका नाम दोहरा रहे थे बार बार, और देखते ही देखते वो जो औरत थी वो एक धुएं में गायब हो गई। अब वहां से 2 गांव क्रॉस करने के बाद फाइनली ये लोग नानी के गांव पहुंचते हैं। और भाई यहीं से असली खेला चालू होता है दोस्त। अब यहां मसला ये हो रहा था कि नानी घर पहुंचने के बाद भी सिपुन का रोना बंद नहीं हुआ। जब नाना ने उसे रोते देखा तो पूछा क्या हो गया भाई, मेरा पोता मतलब ऐसे क्यों रो रहा है और तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए। तब सिपुन की मम्मी ने सारी बात उन्हें बता दी। अब ये सुनते ही जो सिपुन के मामा थे वो अपना साइकिल उठा के बाहर चले गए, और कोई 10 मिनट के बाद वो एक आदमी को अपने साथ लेके आते हैं। वो आदमी पहले सिपुन और उसकी मम्मी को देखता है और फिर उसने सरसों के दाने से एक घेरा बनाया। उसने सिपुन की मम्मी और सिपुन दोनों को उस घेरे के अंदर बैठा दिया। उसके बाद उस आदमी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और थोड़ी देर के बाद सफेद सरसों के कुछ दाने सिपुन के ऊपर फेंके। फिर उसके बाद जो देसी सेव होता है उसके पत्ते को लेके सिपुन के पैंट के जेब में डाला, और ऐसा करने के बाद मंत्र पढ़ के 10-12 बार फूंक मारा सिपुन की तरफ, और तब जाके सिपुन का रोना बंद होता है। उसके बाद इन सब लोगों ने खाना खाया और फिर खाना खा के सोने चले गए। सिपुन बताते हैं कि मैं अपनी मम्मी के पास सो रहा था और अचानक रात को ना मेरे पैर में मुझे गुदगुदी फील हुई। इससे मेरी नींद खुल जाती है। मैं देखने लगा कि कौन मेरे पैर में गुदगुदी कर रहा है, और भाई मैंने पाया कि वो सेम औरत मेरे पैर को पकड़ के बैठी हुई है और मेरी तरफ देख के हंसे जा रही है। अब उसकी इतनी डरावनी शक्ल देखती ही मैं जोर से चिल्लाया एकदम। मेरी चीख इतनी तेज थी कि मेरे मम्मी, मेरे नाना, नानी, मामा और आसपास के जो पड़ोसी लोग थे वो सब उठ के मेरे घर में आ गए। सबने पूछा कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, पर सिपुन यहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सिपुन के मामा फिर से उसी आदमी को बुला के लाते हैं। इस बार वो आदमी अपने साथ एक सिंदूर का डब्बा लेके आया था। उसने कुछ अपना तंत्र मंत्र पढ़ा और वो सिंदूर सिपुन के माथे पर लगा दिया। अब ऐसा करते ही उसका रोना बंद हुआ और वो अपनी मां से लिपट जाता है। तब उस आदमी ने पूछा कि क्या हो गया बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रहे थे, और फिर सिपुन ने उसे सारी बात बताई। अब ये सुन के घर के सब लोग बहुत चिंता में पड़ गए। फिर उस आदमी ने बताया कि ये जो भी आत्मा है वो जंगल से ही आप लोगों के साथ घर तक आ गई है। वो बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि जो मैंने मंत्रों द्वारा सेव का पत्ता बांध के सिपुन के जेब में रखा था, वो उसकी जेब में होने के बावजूद भी सिपुन को टच कर पा रही है। मतलब उसकी शक्ति मेरे इस मंत्रों से बहुत ऊपर है। फिर वो सिपुन की मम्मी को बोलते हैं कि वो कुछ भी करके आपके बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहती है। ये सुनते ही सिपुन की मम्मी एकदम जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर सिपुन के पापा ने उनको चुप कराया और उस आदमी से पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं है। तब वो आदमी बोलता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर आज रात आपके घर में कोई भी नहीं सोएगा। आप सब लोग सिपुन को रात भर घेर के बैठे रहिए। अब सबने ठीक ऐसे ही किया। रात भर सिपुन को घेर के लोग बैठे रहे।
जब सुबह 8 बजी तब सिपुन का नींद खुला और इसने देखा कि ये अपनी मम्मी की गोद में सर रख के सोया हुआ है, पर वो लोग सो नहीं रहे थे और उसके आसपास के लोगों का नींद से एकदम हाल बेहाल था। सबकी आंखें एकदम भारी हो रखी थी, पर कोई सो नहीं रहा था। सब लोग सिपुन को ही एकटक देख रहे थे और जब सिपुन सुबह सोकर उठा तो सबको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि यार चलो ये ठीक है। पर यह मसला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। सुनना एकदम ध्यान से। वो आदमी जो झाड़ फूक करने आया था वो भी रात भर वहीं बैठा हुआ था। उसने बोला कि अभी सुबह हो गई है, सूरज निकल गया है, तो उस आत्मा की शक्ति अभी हावी नहीं हो पाएगी। उसने सिपुन के हाथ पर एक ताबीज बांधा और बोला कि रात को मैं एक बड़े पंडित को लेके आऊंगा अपने साथ, वहीं इसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं। जो मैंने ताबीज बांधा है वो कुछ देर के लिए इसकी रक्षा कर सकता है, पर पूरी तरीके से उस आत्मा से इसे मुक्ति नहीं दिला सकता। और आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिपुन कभी भी अकेले नहीं रहे जब तक वो पंडित जी नहीं आ जाते। कोई ना कोई उसके साथ जरूर होना चाहिए। अब एक चीज और समझना कि जो सिपुन की नानी का घर था उससे 18-20 घर छोड़ के इनकी एक मौसी भी रहती थी। उन मौसी के घर के सामने एक संतरे का पेड़ था। अब सिपुन बताते हैं कि जब भी मैं सीजन के टाइम नानी के घर आता था तो मैं सीधा उस मौसी के घर जाता था और वो जो संतरे का पेड़ था उसका संतरा मुझे बड़ा पसंद है, तो मौसी मेरे लिए वो संतरा तोड़ के रखती और साथ साथ मौसी मेरे लिए पिट्ठा बनाती थी। वो एक तरह का ओडिया केक होता है और वो बना के मुझे खिलाती थी। अब जब मौसी को खबर लगी कि मैं नानी के घर पर आया हूं तो वो जंगल चली गई लकड़ियां लाने के लिए, क्योंकि उसी लकड़ी की आंच पर वो पिट्ठा बनाती थी सिपुन के लिए। कल रात जो सिपुन के साथ हुआ उन सब के बारे में इसकी मौसी को कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा एक चीज और समझना कि सिपुन की मौसी लकड़ी लाने के लिए जंगल के अंदर गई है, ये बात सिपुन के नानी के घर पर जो लोग थे उनको नहीं पता थी। अब सिपुन के मम्मी पापा सिपुन को लेके उस मौसी के घर पर पहुंचते हैं, पर जब वहां पहुंचे तो देखा कि भाई ताला लगा है, क्योंकि वो गई थी लकड़ी लाने के लिए। ये लोग वापस नानी के घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो सिपुन की मौसी हैं उनका नाम है कमला। सिपुन बताते हैं कि पूरे दिन दोपहर तक कुछ भी नहीं हुआ। शाम के 7 बजे मैं घर के बाहर ही बैठा हुआ था। मेरी मम्मी और मेरे एक मामा आसपास ही बैठे हुए थे और इसी बीच जब 7 बजा ना तो मेरे नानी के घर पर एक पेंडुलम वॉच है, वो 7 बार टंग टंग ऐसे आवाज हुआ। और थोड़ी देर के बाद ही ये लोग देखते हैं कि जो वो कमला मौसी थी वो जंगल की तरफ से भागते हुए नानी के घर के पास आके खड़ी हो जाती है। उनके बाल पूरे खुले हुए थे और पैर से ब्लड निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो नंगे पैर पत्थरों पर भाग के आई हो। वो जब मेरे सामने आके खड़ी हुई तब मेरी मम्मी ओडिया लैंग्वेज में ही उनसे पूछती हैं कि गो कमला आते देरी कौथी ठिलो, कि क्या कमला इतनी देर तक तुम कहाँ थी। कमला मौसी इस बात का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कुछ सेकंड के बाद ये एक टक बस सिपुन को देखे जा रही है और कुछ ही सेकंड के बाद लाइट चली गई और लाइट के जाते ही वो मौसी एकदम जोर से चीखती हैं और मुझे गोद में उठा के जंगल की ओर भागने लगी। अब यहाँ सिपुन भी एकदम जोर जोर से रोने लगते हैं और ये नज़ारा देख के सिपुन की मम्मी, उनके मामा, नाना, नानी, ये सब उस मौसी के पीछे पीछे जंगल की ओर भागने लगे। सिपुन बताते हैं कि मेरी मौसी की एज करीब 45 साल है, पर वो उस समय ऐसे फुर्ती से भाग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो 20-22 साल की लड़की हो कोई। अब यहाँ सिपुन के मामा ने गांव के कुछ लोगों को आवाज लगाई कि भाई आगे से पकड़ो उसको, और करीब 7-8 लोग उस मौसी को पकड़ने के लिए गए। भाई उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी थी कि उसने 4-5 को तो ऐसे झटक दिया और इसके बाद वो और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगी। इस बीच उसी गांव के एक आदमी ने कुल्हाड़ी चला के उनके पैर पर मारा, जिससे मौसी का बैलेंस खराब हुआ और फिर 10-15 लोगों ने जाके उन्हें चारों ओर से दबोच लिया। अब ये किसी के कंट्रोल में तो नहीं आ रही थी, पर जैसे तैसे करके इन लोगों ने सिपुन को उनकी गोद से छुड़ाया। फिर वो लोग मौसी को बांध के मामा के घर लेके आते हैं। इस बीच वो मौसी लगातार एक ही लाइन बोल रही थी कि मुझे वो बच्चा दे दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे वो बच्चा दे दो बस। मौसी को जैसे तैसे घर के अंदर ले जाके कमरे में बंद किया गया और वो लगातार जोर जोर से चिल्लाए जा रही है कि मुझे वो बच्चा दो, मैं बिना उसे लिए नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब उन्हें अंदर ही बंद करके सब लोग घर के बाहर बैठ जाते हैं। बैठ के ये लोग पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर करीब 8:30 बजे पंडित जी अपने कुछ सेवकों के साथ घर पर आते हैं। सिपुन बताते हैं कि पंडित जी का जैसे ही पहला कदम पड़ा ना घर के अंदर,
वो मौसी अभी तक इतनी जोर जोर से चीख रही थी, वो एकदम से शांत हो गई। अब इन लोगों ने पंडित जी को सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वो भी एकदम चौंक जाते हैं कि इतनी शक्तिशाली आत्मा को कैसे काबू में किया जाए। इन्होंने फौरन 100-120 चीजों की लिस्ट बनवाई और बोला कि रात के 12 बजे से पहले हमें पूरी पूजा की विधि स्टार्ट करनी पड़ेगी और सुबह 6 बजे से पहले सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, वरना यह आत्मा कभी भी मौसी के शरीर को छोड़ेगी नहीं और ना ही इस बच्चे को। तो जितनी जल्दी हो सके इन चीजों का इंतजाम कर दो। अब सिपुन के मामा और गांव वाले सामान इकट्ठा करने में लग गए और करीब 11 बजे एक टेम्पू में भर के उन सारे सामान को यहाँ घर पर लाया गया। सिपुन बताते हैं कि जितना मैं देख पाया उसके हिसाब से उस सामान में करीब 80-100 नींबू, नारियल, दीपक, पेड़ के पत्ते, डालियाँ, तेल, सफ़ेद और लाल फूल, लाल और काला कपड़ा और भी बहुत कुछ था। एंड में एक जिंदा बकरी, एक देसी मुर्गा और एक सेवला मछली होती है उस रीजन में, वो मछली लाई गई। इसके अलावा सिपुन की एक शर्ट, मौसी की एक साड़ी, सिपुन का बाल और इसका पेशाब, ये सब भी मंगवाया पंडित जी ने। भाई अभी तक मैंने इतनी स्टोरी पढ़ ली है, इतनी स्टोरी सुना चुका हूं, पर इस तरीके का प्रोसीजर मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब ध्यान से सुनना एकदम आगे क्या होता है। अभी ठीक 11:45 पे पंडित जी ने विधि स्टार्ट की। अब उनके साथ जो एक सेवक आए थे, उन्होंने घर के बाहर ऐसे खोद खोद के सर्कल बनाया बड़ा सा। मतलब सर्कल का जो पूरा सरकमफ्रेंस है वो पूरा गड्ढे का बना है। उस गड्ढे के अंदर लकड़ी, कपूर, अगरबत्ती, गाय का गोबर और 4-5 चीजें डाली गई और ऐसा करने के बाद एक पेट्रोल की बोतल उठा के उस पूरे गड्ढे में भर दिया जाता है। फिर उस पंडित जी ने बोला कि उस मौसी को लाके इस घेरे के बीच में बैठा दो और उसके बैठते ही तुरंत घेरे में आग लगा देना। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो औरत भाग गई यहां से, इस घेरे के अंदर नहीं आ पाई ना, तो फिर इस बच्चे को और उस मौसी को कोई नहीं बचा सकता है। अब यहाँ सिपुन के मामा गांव के 20 आदमियों के साथ उस मौसी को पकड़ के बाहर लाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उनको घेरे तक लाना, पर जैसे तैसे करके बड़ी मशक्कत के बाद उनको घेरे के अंदर डाला गया और उसके तुरंत बाद पंडित जी के एक सेवक ने आग लगा दी। अब आग लगते ही वो मौसी एकदम जोर जोर से चीखने लगी, चिल्ला रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर ना वो उस घेरे को पार नहीं कर पा रही थी। सिपुन यहाँ अपनी मम्मी के साथ थोड़ी दूर पर खड़े थे और फिर वो मौसी सिपुन की ओर घूर के बहुत गुस्से में बोलती है कि तोते तो मुंह आयथू नेकी जिमी देखिबा किए आता कोची मोटे। मतलब तुझे तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगी, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। इस पर पंडित जी ने बोला कि तू इस बच्चे को तो क्या, उसका एक बाल भी लेके नहीं जा सकती अपने साथ। अब पंडित जी और उनके सेवकों ने जोर जोर से मंत्र का उच्चारण शुरू किया। अब मंत्रों की आवाज सुनकर मौसी ने अपना कान बंद किया और जोर जोर से चीखते हुए वहीं घेरे के अंदर लौटने लगी। अब वो अपना माथा बार बार जमीन पर मारती ताकि जो नानी के घर के लोग थे वो देख पाते कि भाई मौसी को यहाँ चोट लग रहा है, उनके सर से खून निकल रहा है, और आउट ऑफ कंसर्न वो लोग मौसी को वहां से बाहर निकाल दें। पर पंडित जी ने यहाँ एकदम सख्ती से मना कर रखा था कि ये कुछ भी करेगी, कोई उस घेरे के पास नहीं आएगा। अब अगले 2 घंटे तक पंडित जी ऐसे ही मंत्र पढ़ते रहे, पर वो आत्मा इतनी जिद्दी थी कि भाई उसने मौसी के शरीर को छोड़ा ही नहीं। फिर पंडित जी ने उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बोला कि तुझे क्या चाहिए बता, तू जो बोलेगी मैं ला के दूंगा, पर तुझे शरीर और बच्चे को छोड़ के जाना होगा। फिर यहाँ मौसी एकदम जोर जोर से हंसने लगी। वो बोलती है कि मैं शरीर को छोड़ के तो चली जाऊंगी, पर ये बच्चा मुझे चाहिए, इसे लिए बिना मैं नहीं जा सकती। फिर उसने आगे बोला कि मेरे को एक बच्चा नहीं हो पाया, मैं कितना कोशिश की बच्चा पैदा करने का, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कितने ताने मारे, मुझे कितना मारा पीटा इस चीज को लेके, यहाँ तक कि मेरे आंखों के सामने मेरे पति की दूसरी शादी कर दी। इतने से उनका मन नहीं भरा तो एक दिन मुझे वो लोग लकड़ी काटने के बहाने जंगल लेकर गए और वहीं पर चाकू से गोद गोद के मुझे मार डाला और मुझे मरा हुआ समझकर वहीं जंगल के बीचों बीच दफना दिया था। पर उस समय मेरी सांसें चल रही थी, मैं अंदर बहुत तड़प तड़प के मरी, पर इसका बदला तो ले लिया मैंने अपने ससुराल वालों से। जब एक दिन मेरे सास ससुर उसी जंगल के पास से जा रहे थे तो वहीं पर मैंने उनको मार के पेड़ के ऊपर लटका दिया। पर मेरी एक अधूरी इच्छा रह गई कि मेरा बच्चा नहीं हुआ,
मैं इस बच्चा को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और ऐसा बोल के वो जोर जोर से रोने लगी। अब यहाँ पर पंडित जी ने चुपचाप अपने एक सेवक से सिपुन की हाइट इतनी डॉल लाने के लिए बोला। अब सिपुन उस समय 7-8 साल का था, हाइट बहुत ज्यादा थी नहीं उसकी। और पहले जो इन्होंने लिस्ट बनवाई थी उसमें डॉल का भी नाम लिखा था कि इतना बड़ा हम लोग को गुड़िया चाहिए होगा। यहाँ पर पंडित जी के सेवक ने उस डॉल को सिपुन का शर्ट पहनाया, इसका पैंट पहनाया, जो इसका बाल मंगवाया था पंडित जी ने वो बाल भी उस डॉल के ऊपर लगाया। और फिर सिपुन की उंगली में सुई चुभा के उसका जो खून निकला वो खून भी डॉल के ऊपर लपेट दिया। और लास्ट में जो सिपुन का यूरिन था उसके भी कुछ बूंद डॉल के आसपास लगा दिए। और ऐसा करने के बाद वो गुड़िया उन्होंने उस औरत को दे दी। अब वो गुड़िया हाथ में पाते ही जो वो आत्मा मौसी के शरीर में थी वो उसे सूंघने लगी। अब चूंकि इस पे पहले से ही सिपुन का खून और उसका पेशाब और बाल सब कुछ था तो उसकी मौसी को लगा कि ये सिपुन ही है। और इस बीच पंडित जी ने सिपुन को घर के पीछे कहीं पर छुपा दिया था। अब वो औरत उस गुड़िया को लेके खेलने लगी, उसे घुमाने लगी, एकदम माँ के जैसे प्यार करने लगती है। उसके बाद फिर उसे देख के कभी हंसती कभी रोती, एकदम लिपट के वहीं पर घूमती। और ये सब करीब आधे घंटे तक चला। अब इस समय रात के 3 बज रहे थे। सारे गांव वाले उस औरत की करतूत को देख रहे हैं। और इसी बीच वो उठ के खड़ी हो जाती है। इस टाइम तक जो वो घेरे की आग थी वो भी काफी कम हो चुकी थी। वो घेरे के अंदर खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते वो वहां से 5 फीट ऊपर उठ जाती है। और एकदम हवा में फ्लोट करते हुए जोर जोर से हंसने लगे और बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो हवा में फ्लोट करते हुए ही उस घेरे को क्रॉस करती है और एकदम तेजी से जंगल की ओर भागने लगी। हाथ में उसने वो गुड़िया पकड़ रखी थी। अब ये नजारा देख के पंडित जी, सेवक और उनके गांव के सारे लोग उस औरत के पीछे भागते हैं। पंडित जी ने बोला कि अगर सूरज निकलने से पहले हमने उस आत्मा को कमला के शरीर से बाहर नहीं निकाला तो फिर ये कभी भी उस शरीर को नहीं छोड़ेगी। पंडित जी ने गांव वालों को यह भी बोला कि कोई भी औरत या बच्चा उधर नहीं आएगा। और गांव के सारे मर्द, पंडित जी और उनके सेवक, ये सब लोग उस आत्मा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब वो औरत बहुत देर तक भागते रही, गांव वाले भी उसके पीछे पीछे। और फाइनली जहां पर इनकी मोटरसाइकिल पंक्चर हुई थी ना, उसी स्पॉट पर जाके वो औरत रुक जाती है। रुक के इनकी ओर देखने लगी और देखते ही देखते करीब 3 सेकंड में वो 50 फीट ऊपर एक पेड़ पे चढ़ जाती है। अब इस टाइम पर पंडित जी ने बोला कि देखो, कोई उपाय नहीं बचा है, हमें उस औरत की बॉडी को निकाल के उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अब रात में उसके पति को फोन करके वहां पर बुलाया गया। फिर उसके पति ने जगह बताई कि उधर हमने इसकी बॉडी को दफनाया था। उसी रात पंडित जी ने सारा इंतजाम करवा के उस औरत का क्रियाक्रम किया। जो पंडित जी के सेवक थे उन्होंने वहीं पर बैठ के हवन करना स्टार्ट किया। और जो बकरा लेके आए थे ये लोग, उसकी बलि दी उस जगह पे। बकरे के बाद उस मुर्गे को काटा, फिर जो वो सिवली मछली थी उसकी भी बलि दे देते हैं। फिर लकड़ी सजाकर जो लड़की का कंकाल था उसे उस पर लेटाया, ऊपर गंगाजल फेंका, तुलसी का पत्ता रखा और फिर उसे आग लगा दी गई। इसका प्रॉपर अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ सिपुन के पापा बताते हैं कि ऐसा होते ही उस औरत के अंदर से एक बहुत तेज चीख निकली और वो ना एकदम धुआं बन के वहां से गायब हो गई। और उसके गायब होते ही सिपुन की मौसी पेड़ के ऊपर से नीचे गिरती है। इतनी हाइट से नीचे गिरने की वजह से उनके सर में चोट लगी थी और उनका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब जो वो डॉल था उसे भी उठा के जो उसकी चिता थी औरत की, उसके ऊपर रख देते हैं ये लोग। इसके बाद पंडित जी ने सिपुन के पापा को बोला कि आप इसकी जो अस्थि है उसे गंगा में विसर्जित कर दीजिएगा। करीब 9 बजे सारा क्रियाक्रम खत्म हुआ और ये लोग वापस नानी के घर आते हैं। इसके बाद पंडित जी ने सिपुन को एक ताबीज दी और दोनों हाथों में और दोनों पैरों में अभिमंत्रित की गई धागे को बांधा। बोला कि 1 साल तक कुछ भी हो जाए तुम इसे अपने से अलग नहीं करोगे। सिपुन बताते हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद हम लोग अपने घर वापस आए और अगले 15-20 दिन तक मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई मेरे आसपास है। मुझे कुछ दिखाई या फिर मुझे कुछ ऐसा महसूस होता नहीं था, किसी का टच या फिर ऐसे मतलब कोई सामने आ जाए इस तरीके से कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऐसा जरूर लगता था कि कोई मेरे आसपास हमेशा ही रहता है। करीब 3 सप्ताह बीतने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई और आज अभी 15 साल के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो यार ये थी पूरी कहानी।
अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।